कैंसर का नाम सुनते ही हमारी रूह कांप जाती है। एक ऐसी बीमारी जिसे मौत का पर्याय मान लिया गया है। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो हम ऐसा आमतौर पर मानने लगते हैं कि अब उसके पास जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या कैंसर आज भी इतनी खतरनाक बीमारी है कि उसके होने के बाद हमें उम्मीद और आशा खो देनी चाहिए? इस बड़े विषय पर भारत के एक जाने माने कैंसर हीलिंग कोच डॉक्टर तरंग कृष्णा आज हमारे साथ हैं और वो इस उम्मीद के साथ हमारे बीच मौजूद हैं कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। हाल ही में कुछ आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां, कुछ नई दवाएं बाजार में आई हैं जिनका उपयोग कर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ये पूरा पॉडकास्ट देखिए अपने उन परिचितों के लिए जिन्हें कैंसर हो गया है और खास तौर पर उन सेहतमंद लोगों के लिए भी जिन्हें कुछ एहतियात इस पॉडकास्ट में हम बताने जा रहे हैं जिससे वे इस खतरनाक बीमारी से बच पाएंगे। सर, बहुत स्वागत है पहले तो पेप्टिक पॉडकास्ट। थैंक यू अंकुर। डॉक्टर साहब, बहुत सारे कैंसर को लेकर जो प्रचलित बातें हैं पहले उनसे शुरू करते हैं जी। मैं आपको सुन रहा था कई जगह और भी जो कैंसर से जुड़े एक्सपर्ट हैं देश में, वो अक्सर ये कहते हैं कि हमें प्लास्टिक में कुछ नहीं खाना है, हमें शक्कर नहीं खाना है, हमें बहुत सारी चीजें। कभी एक रिसर्च आती है वो कहती है कि हमें ब्लैक कॉफी पीना है, कभी वो कहती है कि ब्लैक कॉफी नहीं पीना है। असल में कैंसर के होने के आसान ऐसे कारण कौन से हैं जो बहुत जल्दी किसी शरीर में कैंसर को बनाते हैं? मैं अगर किसी को कैंसर भविष्य में ना हो, हाँ, तो मैं ये 4 शब्द बताऊंगा जिसको अगर आपने समझ लिया तो भविष्य में कैंसर होने का खतरा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। और वो 4 वर्ड्स हैं, कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। मतलब अगर कोई भी चीज आपके शरीर में लगातार कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है, फिजिकली, मेंटली, मतलब कोई शरीर में जैसे सपोज दांतों के बीच में गाल कट रहा है तो वो आगे चल के चीक का कैंसर मतलब गाल का कैंसर बन सकता है। ओके। अगर किसी को बार बार स्तन में गांठ है जिसपे वो बार बार वो सोच रही है कि अरे दूध की गांठ होगी, कोई सिस्ट होगा, और उसको नजरअंदाज कर रही है, बट वो गांठ बार बार जलन कर रही है या बार बार उसमें सुइयां सी चुभ रही है, तो वो कैंसर का रूप हो सकती है। कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। कई बार लोगों को एक छोटा सा लंप हो जाता है जिसको लगता है कि अरे चोट लग गई। एक मेरे पास बच्चा आया था जो ट्रेन में सफर कर रहा था और ऊपर की बर्थ में था। अब वो ऊपर की बर्थ से नीचे गिर गया, सोते सोते करवट पतली और नीचे गिर गया। उसको डॉक्टर मतलब मरीजों वो जो उसके परिवार के थे उन्होंने बर्फ लगाई, सर पे वो लगाया कि गुम चोट ना हो, सिलाया खूब, बट छोड़ दिया एज इट इज। वो आगे चल के ब्लड कैंसर का रूप लिया। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। वो अपने वहां पर छोड़ दिया। वो बार बार उसको कमर में दर्द रहा, उसको पेन किलर्स देते रहे, बट बोन मैरो एग्जामिन नहीं कराया, बाद में ब्लड कैंसर का रूप ले लिया। कोई भी चीज अगर आपकी जिंदगी में लगातार इरिटेट कर रही है, स्ट्रेस अगर आपको लगातार इरिटेट कर रहा है, अगर आप ट्रैफिक में फंसे पड़े और आपके बार बार चिड़चिड़ापन हो जा रहा है, आप इरिटेट हो जा रहे हो, आप बार बार नेगेटिव सोच रहे हो, लीड्स टू कैंसर। हर एक चीज जो कि आपको नकारात्मक सोच पे ले जा रही है या आपके शरीर में लगातार स्ट्रेस पैदा कर रही है या फिर इरिटेट कर रही है, वो कैंसर का रूप ले लेती है। अब लोग प्लास्टिक के कप में मैं देखता हूँ जनरली अक्सर लोग छोटे छोटे कप में चाय मंगाते हैं और पन्नी में चाय भरकर आ जाती है। बिल्कुल, हाँ। और वो गर्म पन्नी से वो चाय उठाकर कप्स में डालते हैं और सबको पिलाते हैं। हाँ। वो गर्म पानी या गर्म चाय आपने जब थैली में ली तो आपने उसके जो माइक्रोप्लास्टिक्स थे, छोटे छोटे प्लास्टिक्स थे, वो उस गर्म चाय में आ गए। और वो माइक्रोप्लास्टिक ऐसा करते हुए अगर लगातार आप कर रहे हो, एक चाय पीने से नहीं होगा, हाँ, 2 चाय पीने से नहीं होगा, 500 चाय पीने से नहीं होगा, बट बूंद बूंद कई वर्षों तक आप इस आदत को ले रहे हो तो अगर वही आपका इम्यून सिस्टम कम है तो कैंसर आपको घेर लेगा। ओके। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, कैंसर आपको घेर लेगा। ठीक है। एक और बात कही जाती है शक्कर को लेकर। आपने कहा कि शक्कर बहुत खतरनाक है और आमतौर पर वो मोटिवेट करती है कैंसर सेल्स को बढ़ाने के लिए जी। उसका क्या कॉन्सेप्ट है और हमें कितनी शक्कर लेनी है? जो डायबिटिक लोग हैं वो तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन सेहतमंद लोग भी क्या शक्कर छोड़ दें? देखिए, अगर मीठा करना है तो हमेशा गुड़ या खांड लेनी चाहिए। ओके। जितनी चीनी आ रही है, जितनी चीनी मिल रही है मार्केट में, ये सब सिंथेटिक शुगर है। सिंथेटिक शुगर मतलब इसमें जब ये बनता है तो सिंथेटिक तरीकों से बनता है और इसमें सिंथेटिक मिठास होती है। उसमें इस तरीके के केमिकल होते हैं जो अगर आप किसी भी मिल पे जाओगे, आप कोई भी शुगर मिल्स देखोगे तो उसमें सिंथेटिक
केमिकल जाते हैं जिससे वो प्रोसेस होकर लंबे समय तक बिना मॉइस्चर आए कंटिन्यू कर पाती है। अब वो जब केमिकल डलता है, सिंथेटिक केमिकल जब डलते हैं या स्प्रे होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि उस पर कीड़े ना पड़े या उसमें सीलन ना है। अब ये आप जब लगातार ले रहे हो, हमारे शरीर में ट्रिलियन सेल्स है, मतलब अरबों करोड़ों अरबों सेल्स है। हर एक सेल पे एक चीज काम करती है जो कि पूरे हमारे शरीर में, जिसको कहते हैं हम C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज हर एक सेल की एनर्जी देता है। हाँ। वो ग्लूकोज की एनर्जी देगा और वो सेल आगे कंटिन्यू करेगा। अब ये ग्लूकोज में अगर आप इसमें शुगर ओवरलोड कर दो जो कि सिंथेटिक है, तो हर एक सेल पे आप एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव ग्लूकोज देते जा रहे हो, प्लस उसका जो सिंथेटिक केमिकल है वो आपके सेल के साथ एग्लूटिनेट कर गया, मतलब चिपक गया उसके साथ। जब ये चिपक गया, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके आपकी इम्यूनिटी कम होती गई। जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी कम होती गई, आपको बाकी बीमारियां घेरने लगी। जिंदगी की सारी बीमारियां आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी के कम होने से होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी हाई होगी, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आपकी इम्यूनिटी लो होगी, हमेशा बीमारी आपको घेरेगी। हाँ, फिर आपको सर्दी जुकाम नजला भी परेशान करता रहेगा। कैंसर तो बड़ी चीज है। कैंसर तो बड़ी चीज है। मैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा विषय समझना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि वो कैंसर के लक्षण कैसे पकड़े, क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि फर्स्ट स्टेज का या सेकंड स्टेज का कैंसर तो किसी के पकड़ में ही नहीं आता है, वो थर्ड स्टेज के बाद ही सिम्टम देता है। लेकिन क्या कुछ प्रारंभिक संकेत होते हैं जिनके माध्यम से लोग समझें कि वो शायद एक खतरनाक बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ रूटीन में हेल्थ चेकअप्स होते नहीं है। हाँ। अदरवाइज आप अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, तो वहाँ रूटीन में हर साल गवर्नमेंट, क्योंकि आपको इंश्योरेंस फ्री कराती है, तो आपके रूटीन में टेस्ट होते रहते हैं, आपके रूटीन में एग्जामिनेशन होता रहता है। अब क्योंकि भारत में हेल्थ केयर फ्री नहीं है, हेल्थ केयर में आपको टेस्ट फ्री नहीं है, आप इंश्योरेंस नहीं है आपको, तो आप टेस्ट कराते नहीं हो। अब उसमें कैंसर हमेशा आपको साइन या सिग्नल देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डायरिया हुआ, खाना खाया, एकदम लैट्रिन जाना पड़ा, उसको डायरिया हुआ, उसके बाद आपने दवाई ली और कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर खाना खाया, फिर डायरिया हो गया, आपको लगा अरे आंव आ गई है, डिसेंट्री हो गई है, कोलाइटिस हो गई है, बट आपने टेस्ट नहीं कराया। आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दी, आपने वो 5 दिन की एंटीबायोटिक खाई, छोड़ दिया, बट ये चीज बार बार रिपीट होती गई, आपने उसको नजरअंदाज किया। क्या पता वो कोलोन का कैंसर ना हो, क्या पता वो आंतों का कैंसर ना हो, वहां शुरुआत हो रही हो, आप पकड़ सकते थे, आपने छोड़ दिया। दूसरा, जब भी कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और वो पिलाते हुए उसको अगर ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, सोचते हैं हो सकता है कि किसी और चीज का पेन होगा, हो सकता है कि अरे बच्चे ने कुछ चबा लिया, वो करा लिया होगा, या फिर कोई चोट लगी होगी, उसको नजरअंदाज करती है और वो पेन लगातार सस्टेन करता है, आगे चल के वो इस स्तन में गांठ बन जाती है। ओके। अगर मेरे पास वो भी लेडीज आई हैं जिनको दरवाजा खोलते हुए उनको दरवाजे की कुंडी लग गई ब्रेस्ट में, और उनको उन्होंने नजरअंदाज किया, वो धीरे धीरे करके उसको दर्द करने लगी, उन्होंने सहलाया, उस पर कोई क्रीम लगा दी और छोड़ दिया एज इट इज। कुछ टाइम बाद वही स्तन में गांठ आ गई और बाद में पता चला कि वो गांठ कैंसरस थी। कैंसर हमेशा साइन देगा, आपको पकड़ना आना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर साइन आता है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप बार बार बुखार आ रहा है आपको और आप उसके लिए बार बार कोई पैरासिटामोल जैसी गोली खा रहे हो और उस बुखार को दबा रहे हो, बिना एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट 100 रुपए का कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी करा लो, अगर आप वो सीबीसी करा लोगे, आपको पूरे ब्लड में पिक्चर पता चल जाएगी कि आपके क्यों बार बार बुखार आ रहा है। और इससे आप समय रहते हुए ब्लड कैंसर को पकड़ सकते हो। मैं जब भी आपको सुनता हूं तो उन दूसरे डॉक्टर्स के मुकाबले आपको सुनना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि आप आमतौर पर कैंसर को एक बहुत डरावने विषय के तौर पर प्रस्तुत नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि ये साधारण बीमारी की तरह ही डील की जा सकती है। ऐसा क्यों कहते हैं आप? क्योंकि कैंसर का नाम सुन के हमारा तो 90% समाज भयभीत हो जाता है कि लोगों ने कैंसर को एक हवा बना रखा है। कैंसर हवा नहीं है। कैंसर से आदमी नहीं मरता, कैंसर के डर से मर जाता है, कैंसर के इलाज से मर जाता है। क्यों? क्योंकि कैंसर को, जैसे किसी को कैंसर डायग्नोज होता है, घर में रोना पीटना शुरू हो जाता है कि अब तो ये नहीं बचेगा। वो गलत है। जितना रोना, मैं हर मरीज को कहता हूं, जितना रोना 1 दिन रो लो, 2 दिन रो लो, तीसरे दिन कागज पेंसिल लो, सुबह 5 बजे उठो, कागज पेंसिल लो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे 5 बजे पूरी लिस्ट बना लो, क्या प्रोज है क्या कौन से, जिस इलाज पे जाना है, कीमो में जाना है, सर्जरी में जाना है, रेडिएशन में जाना है, इम्यूनोथेरेपी में जाना है, या हमारी कैंसर थेरेपी में जाना है, जो जाना है लिस्ट बनाओ,
किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है। अगर आप बिजनेस करते हो और आपने एक बिजनेस को जीरो से हीरो पे ले गए, अगर आप घर की गृहिणी हो जो पूरे घर को संभालती है, स्तंभ हो आप परिवार का, या आप छोटे बच्चे हो जिसमें पूरा परिवार आपके लिए एक ब्लेसिंग है, जहां पर एक अच्छी छत, अच्छी शिक्षा और अगर वो मिल रहा है, तो फिर आप बुरे तो हो नहीं, आपकी कंडीशन इतनी बुरी तो नहीं है। लोग नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम यहां होती है। और एक मृत्यु का पर्याय बना लेते हैं कि कैंसर हो गया मतलब जज साहब ने मृत्यु दंड दे दिया, आपको मरना है। वो गलत है, वो नेगेटिव सोचना बंद करो। अगर मैं हमेशा बोलता हूं कि स्ट्रॉन्ग विल पावर मतलब आपकी खुद की सोच वाली शक्ति, स्ट्रॉन्ग आपकी जो क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जो हमेशा आपको नेगेटिव नहीं कर रहे, वो कंधे पे सर हाथ रख के ये तो नहीं कह रहे बेटा तू बचेगा नहीं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, तू ठीक हो जाएगा, तू टाइगर है, तू जीत जाएगा, तू लड़ लेगा, तू बाहर निकल जाएगा। और करेक्ट ट्रीटमेंट में मैं हारने नहीं देता, किसी मरीज को हारने नहीं देता। ये ऊपर वाले की आशीर्वाद है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है कि जिस मरीज को छूता हूँ बहुत शिद्दत से छूता हूँ, बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, तो मैं हारने नहीं देता। मैं हमेशा मरीज को बोलता हूँ, और अगर वो यहां से नहीं हार रहा तो कैंसर से नहीं हार सकता। लोग डर से हार जाते हैं, लोग इतना डर से घिर जाते हैं कि कैंसर में तो अब नहीं बचूंगा, कैंसर में तो बेटा एफडी तोड़वा लेता हूं, कैंसर में अपनी जाके विल करा लेता हूं, कैंसर में जाके बेटा तू शादी कर ले ताकि मैं समय रहते हुए तेरी शादी देख लूं, बेटा तू बच्चे कर ले, मैं समय रहते हुए अपने नाती पोतों से तो खेल लूं। ये शुरू हो जाता है, वो गलत है। अगर विजुअलाइजेशन ही करना है, जैसे मैं अभी एक बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन से मिला, तो उन्होंने कहा कि मैंने छोटे से शुरुआत करी और वो जो करते थे तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है इन सब चीज़ों से। तो उन्होंने कहा कि मैं जब ये करता था तो उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेरणा दी कि जब मैं करता था फिर मैं कहता था कि ये बिजनेस मेरा अपना खुद का होगा, और आज वो उसी बिजनेस के रादर उसके 5 टाइम्स बिजनेस के ओनर है। तो ये विजुअलाइजेशन ही तो है, ये सोच ही तो है। अगर आप एक सोच कर रहे हो कि आपको जीतना है, आपको अपने पोतों की शादी देखनी है, अगर आपको अपनी नाती की शादी में नाचना है, आपको छोटे नाती पोतों को स्कूल ले जाके छोड़ना है, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना क्यों बंद कर रहे हो? क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपका पॉजिटिव विजुअलाइजेशन खत्म है। आप सकारात्मक सोच रख ही नहीं रहे हो, आपको तो नेगेटिविटी दिख रही है। और रही सही डॉक्टरों ने आपको नेगेटिव कर दिया है, तुम बचोगे नहीं, हम अपनी तरफ से कीमो ट्राई कर लेते हैं, हम अपनी तरफ से रेडिएशन ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि तुम बचोगे या नहीं बचोगे। पेशेंट वैसे ही नेगेटिव हो गया। जिन जिन मरीजों को आप नहीं बताते कि तुम्हें कैंसर है, वो मरीज का सक्सेस रेट 100% होता है, क्योंकि वो मरीज नेगेटिव नहीं सोचते। आप बोलकर उनको खोखला कर देते। एक चीज मैं इसके निदान पर भी आऊंगा, क्योंकि आप जिस पद्धति के साथ कैंसर के निदान पर काम कर रहे हैं वो बहुत कारगर है, लेकिन मैं उसके पहले थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा कि आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, बहुत डेटा पे आपने एनालिसिस किया होगा। ज्यादातर जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके पीछे की वजहें क्या रही, कारण क्या रहे, किस तरह के कैंसर्स इन दिनों, क्योंकि हम देखते हैं कैंसर अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हैं, तो किस तरह के कैंसर पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं और उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह है तंबाकू जी। आप कई लोग हैं तंबाकू सिगरेट शराब वो नहीं छोड़ते। तंबाकू और सिगरेट के पीछे बड़ी बड़ी फोटो लगी होती है कि इससे कैंसर होता है। पिक्चरें देखने जाते हो, मुकेश की आपको मूवी दिखाई जाती है कि उसको कैंसर हो गया और वो नहीं बचा, लेकिन लोग उसके साथ साफ नजरअंदाजी कर लेते हैं। सिगरेट का पैकेट उठाते हैं और वो पीते हैं, और वो पैकेट तो देखते तक नहीं और वो जेब में रख लेता है। एक बड़ा रीजन ये, सबसे बड़ा रीजन ये है। और जिनको छोड़ना होता है, मैं उनके परिवार को ये सलाह दूंगा कि अपने जो हस्बैंड को अगर सिगरेट छुड़वाना चाहते हो तो अपने परिवार की फोटो सिगरेट के पैकेट में चिपकाना शुरू कर दो, तो वो कभी भी जब सिगरेट पिएगा तो अपने परिवार की याद आएगी कि मुझे इसके लिए ट्रीटमेंट छोड़ना है, मुझे इसके लिए जीना है, इसके लिए जीना है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन। अच्छा। आप जिस तरीके से पॉल्यूशन, मैं अभी थाईलैंड गया था, मेरी जन्मदिन था, तो एक हेल्थ रिसोर्ट है चीवासोंग, तो मैं वहां पर हमेशा हर साल जाता हूँ। तो जब वहां पर गया तो उन्होंने कहा कि आप बीच के पास है, वो समुद्र के पास है, हुआइन करके एक शहर है, वहां पर गया तो उन्होंने बोला कि आज आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों? बोला AQI वहां पर 83 है। AQI 83 में उन्होंने बाहर बीच पे जाने को मना कर दिया, जबकि हम दिल्ली में 400 में रह रहे हैं। दिल्ली में 400-500 नॉर्मल है, बॉम्बे में 300 नॉर्मल है, बट उन्होंने उसको मना कर दिया कि नहीं आप नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर AQI 80 है। सोचिए, तो सबसे बड़ा कारण आगे आने वाले समय में हर 7 में से 1 को कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा।
और वो क्यों Pollution. आज नहीं दिख रहा, और अगर आज नहीं जागे तो नहीं संभल पाएंगे। पॉल्यूशन को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, ये वो जहर है जो वो दुश्मन है जो दिख नहीं रहा, एंड वो आपके चारों तरफ है। आप जो सांस ले रहे हो, इट इज गोइंग इनटू योर लंग्स, वो आपके फेफड़ों में जा रहा है, वही थ्रू ऑक्सीजन पूरे ब्लड में बह रहा है, और वो जो टॉक्सिन्स हैं उसी की वजह से इतने ज्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उसी की वजह से इतना ज्यादा कैंसर हो रहा है। नहीं दिख रहा, ये वो दुश्मन है। अदृश्य दुश्मन हमेशा खतरनाक होता है, पॉल्यूशन वो अदृश्य दुश्मन है। तीसरा सबसे ज्यादा होने का कारण पेस्टिसाइड्स। जो सब्जियां, जो फल, जो दाल चावल जितने आप ले रहे हो, इन सब में पेस्टिसाइड छिड़के पड़े हैं। और ये पेस्टिसाइड वो पॉइजन है जो धीरे धीरे करके आपके डीएनए को चोट पहुंचाता है। डीएनए वो है जो हमारे पूरे सेल को बांधता है, जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है, उसका संचालन करता है। अब डीएनए में ये डैमेज केवल एक चीज करता है, वो है पेस्टिसाइड। आप पेस्टिसाइड की एक शीशी उठा लो और उस पर लिखा होता है कैपिटल्स में, बड़े बड़े अक्षरों में, पॉइजन। पॉइजन क्यों? और वही आप जो सब्जियों में स्प्रे कर रहे हो, चावलों में, दालों में, सब पे स्प्रे कर रहे हो, और वही आप ले रहे हो। आपने दाल भिगो दी, चावल भिगो दी आधा घंटा, आपको लगा कि हम तो सुरक्षित हैं। कभी नहीं होता ऐसा। लेकिन सब्जियां भिगो दी। ये जो इतना बड़ा चक्रव्यूह है, इससे आम इंसान तो नहीं बच सकता। हमें सब्जियां तो खानी ही है, हमें दाल चावल बाजार में जो मिल रहे हैं, और हम उनकी बात कर रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बना प्रोडक्ट लाएं और खाएं, और क्या फिर खुद की जमीन पर खेती कराएं और लाएं। एक जो आम इंसान है, जो साधारण लोग हैं, वो तो इस चक्रव्यूह में फंसे हैं। इसमें फंसे रहने के बाद भी कैसे कौन से एहतियात बरतें कि इन सब चीजों से बच जाएं? सिंपल एक 50 रुपए का खर्चा बताता हूँ बस। जी। ये तो कर लेंगे सेहत के लिए, बिल्कुल। 100 रुपए की बीड़ी सिगरेट पी सकते हैं, 50 रुपए का एक खर्चा कर लेंगे। जितनी सब्जियां हैं, हाँ। बनाने से पहले, हाँ। जब भी डिसाइड करना हो कि आपको सब्जी बनानी है, उससे 1 घंटे पहले उन सब्जियों को एक भगोना लीजिए, पानी भरिए, और उसमें बेकिंग सोडा आता है, खाने वाला सोडा जी, बेकिंग सोडा 1 चम्मच, और एक सिरका आता है बाजार में, नॉर्मल सिरका, और सिंथेटिक विनेगर नहीं, ऑर्गेनिक विनेगर। विनेगर जो नॉर्मल एप्पल साइडर विनेगर जैसे बोलते हैं, सेब से बनता है, उस सेब का सिरका उठाकर एक ढक्कन डाल दीजिए। ठीक है। और उसमें सब्जी 1 घंटे भिगो दीजिए। अच्छा, सिर्फ भिगोना है, सारे पेस्टिसाइड धुल जाएंगे। खाने वाला सोडा 1 चम्मच और सिरका 1 ढक्कन, बस। वो जो 50 रुपए का आप खरीद के लाए सिरका और 50 रुपए का बेकिंग सोडा, वो 1 महीना चलेगा आपके। ओके। और 100 रुपए में महीने भर का आपने सब्जियां वो शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध हो गई, वॉश कर लेंगे, 1 घंटे भिगो के रख दीजिए, सारे पेस्टिसाइड वॉश। कुछ लोग गर्म पानी में नमक डाल के भी सब्जियों को धो लेते हैं। नहीं करना चाहिए, उससे कुछ नहीं होता। अच्छा, उससे कुछ नहीं होता। सब्जियां में जब आप पानी में नमक डालते हो तो एक कंडीशन होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से उन्हें लगता है कि वो उससे पेस्टिसाइड सक आउट कर लेंगे और पेस्टिसाइड बाहर आ जाएगा। कभी नहीं आता, वो उससे चिपका रहता है। रैदर जो सब्जियों के अंदर, मान के चलिए गोभी है, गाजर है, इसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, टमाटर, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइकोपीन, वो नमक से बाहर आ जाते हैं। अगर सब्जी छौंकनी होती है, मेरे सारे मरीजों को मैं ये कहता हूँ, जो भी लाखों पेशेंट मैं देखता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी सब्जी छौंकनी हो तो पहले तवे पे आप टमाटर और प्याज रख लो, बाद में तेल और घी 1 चम्मच डालो, पहले उसको सौते या उसको भून लो। अच्छा, उससे आप न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लोगे, फिर बाद में घी डालो। लोग उल्टा करते हैं, पहले तवे पे घी डालते हैं, फिर सौते करते हैं, या घी तेल डालते हैं और फिर उसको भूनते हैं, टमाटर प्याज को। उससे कभी उसके न्यूट्रिएंट्स सक नहीं होते हैं। अगर आपको टमाटर का लाइकोपीन चाहिए और प्याज का एलियम एलिमेंट चाहिए, या एलम, जिससे आप पूरे शरीर का मैग्नीशियम बढ़ा के रख सकते हो, आपके कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, या आपको कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, उसके लिए पहले आप उनको भूनिए, फिर बाद में तेल या चम्मच या घी डालिए। ओके। उससे सक होता है। हमें बताया नहीं जाता। कभी अपनी दादी नानी के टाइम का देखिए, उसमें हमेशा पहले ये बताया जाता था, बेटा पहले प्याज और टमाटर को हल्का हल्का भून लो, जब थोड़ा सा लगे कि जलने की तरफ हो रहा है, तब तेल या घी डालिए। ओके, तो ये तो एक बहुत आसान तरीका हो गया, जो लोग अपने घर में, अपने किचन में ही इसको आजमा सकते हैं, और कम से कम जो पेस्टिसाइड वाली सब्जियां हैं उनसे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे इलाज के उपाय लोगों के सामने हैं अब कैंसर के, और एक बड़ा कारण ये भी है, लोगों की जायदादें बिक जाती हैं इसके इलाज में। अभी अगर हम आसान भाषा में उन लोगों को समझाने की कोशिश करें जिनके परिवार में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट हो गया, वो किस दिशा में जाएं और कहां उनका आसान इलाज भारत में आज मुमकिन है? देखिए, हमारे 26 सेंटर्स हैं कैंसर हीलर सेंटर के नाम से। हाँ।
किसी भी कैंसर हीलर सेंटर पे जब आप जाएंगे, 2 विंग्स हैं, एक कैंसर हीलर सेंटर और एक इंडियन कैंसर इंस्टीट्यूट। इंडियन कैंसर इंस्टीट्यूट में हमारी जो ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी की बेसिस पे होता है, ओके। अगर उसकी जरूरत है तो। और एक चौथी मोडालिटी है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इस तरीके से काम करता है, मतलब मैं आपको एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दूं, गोली मारता रहूं, असर नहीं होगा। हर एक सेल के ऊपर एक कवच चढ़ जाता है दवाइयों के थ्रू, अच्छा। जिसमें आपके इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नॉर्मल सेल स्ट्रांग होते हैं, नॉर्मल सेल एक्टिव होते हैं और कैंसर सेल को खत्म करते हैं। कोविड के बाद 2020 के बाद मुझे लोगों को इम्यूनिटी बतानी नहीं पड़ती। हाँ, अब तो इम्यून immunity सब सिस्टम नहीं जानता बताना पड़ता। तो अब इम्यूनिटी इसी तरीके से काम करती है, वही इम्यूनोथेरेपी है। जो दवाइयां दी जाती हैं वो इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा बढ़ाती है कि नॉर्मल सेल एक्टिव हो रहे हैं, नॉर्मल सेल कैंसर सेल को खत्म कर रहे हैं। तो पूरे देश भर में 26 सेंटर्स हैं हमारे, किसी भी सेंटर में जा सकते हैं। कैंसर में हवा ना समझे, इवन इतनी पावन नगरी बागेश्वर धाम में हमारा फ्री कैंप चल रहा है, जहां पर वो जा सकते हैं और इलाज करा सकते हैं। श्री श्री कैंसर हीलर सेंटर में है, जहाँ पर श्री श्री गुरु रविशंकर जी ने अपना नाम दिया है और हमें कैंसर हीलर सेंटर वहां पर खोलने की जगह दी है। तो कहीं पे भी जा सकते हैं और इलाज करा सकते हैं। कैंसर में हारे नहीं, डरे नहीं, नेगेटिव ना सोचें। सर, इसको थोड़ा सा और डिटेल में इम्यून थेरेपी को मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये कोई रेडियोथेरेपी नहीं है, कोई कीमो नहीं है और कोई सर्जरी भी नहीं है। कोई सर्जरी नहीं है, कोई कीमो नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कैंसर देखियो, आप समझो इसको, मैं एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। एक मंदिर है, मंदिर में 1000 लोगों की, भक्तों की भीड़ है। अब उसमें 2 से 3 टेररिस्ट वहां पर घुस गए और उन्होंने वहां पर जाके फायरिंग शुरू करी। अब आप इसको कैसे डील करोगे? पहला ऑप्शन, पुलिस आई और पुलिस ने बोला ये 1000 लोगों को तो हम बचाना, जैसे भी इन टेररिस्ट को मारना पड़ेगा। तो उन्होंने वहां पर उस मंदिर में बम गिराने शुरू कर दिए उन टेररिस्ट को मारने के लिए। और वो 3 टेररिस्ट मारते हुए आपने वो 1000 में से 500-800 वो भी खो दिए। खो दिया। ये कीमोथेरेपी है। अच्छा। दूसरा ऑप्शन, आपने बाहर से सोचा कि 1000 लोग और 3 लोग, आपने उनको रक्त, वो जो अस्त्र शस्त्र है वो प्रोवाइड करने शुरू करे, मुहैया कराया, उनको एजुकेट किया कि इस तरीके से करना है कि आप लड़ो से भीतर। और 1000 वर्सेस 3 है, चलो उनके पास है, हम आपको आर्म्स एमिनिशन दे रहे हैं, हम आपको शस्त्र दे रहे हैं, सारे अस्त्र शस्त्रों से आप लड़ना शुरू करो, जैसे भी ये ट्रिगर तो दबाओ। और इस तरीके से उन्होंने उसको घेरना शुरू करा और मार दिया। ये इम्यूनोथेरेपी है। ये इम्यूनोथेरेपी है। हम शरीर के नॉर्मल सेल को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर देते हैं कि नॉर्मल सेल कैंसर सेल को खत्म कर रहे हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई बाल नहीं झड़ते, कोई उल्टी नहीं आती, कोई दस्त नहीं होते, कोई आपका टेस्ट नहीं जाता, कोई आपको जो हड्डियां कमजोर हो जाती है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस, वो नहीं होती, कोई आपको शरीर काला नहीं पड़ता, आपको कोई कमजोरी नहीं फील होती। मेरे यहाँ पेशेंट चल के जाता है कीमो कराने, चल के आता है कीमो कराकर, कोई थकान नहीं होती। आप पेशेंट देख कर नहीं कह सकते कि उनको कैंसर है, आप देख के नहीं कह सकते क्योंकि उनके बाल नहीं झड़े होते, आईब्रोज नहीं गए होती, वो कमजोर नहीं हुए होते, नॉर्मल काम करते हैं, 4 किलोमीटर की सैर करते हैं, कोई वो नहीं होता डैमेज। सिर्फ उन्हें दवाइयां खानी है, सिर्फ दवाइयां, कोई सर्जरी नहीं हो रही, कोई सर्जरी नहीं, कोई कीमो नहीं। कीमो में क्या होता है, तेजाब के इंजेक्शन होते हैं, जब आप जलाते हो तो इतना ज्यादा जलता है कि नॉर्मल सेल तो जल रहे हैं, बट कैंसर सेल जल जाते हैं। अब एक पेड़ है जहां पर टहनी में अगर कहीं कोई कीड़ा लगा हुआ है, आप उस पर दवाई डालते रहो, कोई फायदा नहीं जब तक आप जड़ों में दवाई ना डालो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं चोर नहीं मार रहा, मैं चोर की मां को मार रहा हूं ताकि चोर पैदा नहीं हो रहे। जब कैंसर को अगर मारना है तो आपको इम्यून सिस्टम को पकड़ना होगा, चूंकि जड़ें हैं, जो रूट्स है, उसको हील करो, हीलिंग होनी चाहिए। हीलिंग में एक हाथ पकड़ा जाता है जहां पर ये तसल्ली दी जाती है कि तुम्हारा कोई नॉर्मल सेल मरेगा नहीं, कोई नॉर्मल सेल डैमेज नहीं होगा, कोई कमजोरी नहीं फील होगी, कोई थकान नहीं होगी, गांठ खुल जाएगी और आपको लगेगा कि अरे आप तो नॉर्मल काम कर रहे थे और ब्रेस्ट की गांठ खत्म हो गई, मुंह का कैंसर खत्म हो गया, जिसका जो घाव पड़ रहा था वो घाव ठीक हो गया। ये फर्क है। लेकिन सर, इसमें कई बार इन चीजों पर निर्भरता अलग अलग हो जाती है कि स्टेज 1 का कैंसर है या 4 का कैंसर है। लोग कहते हैं स्टेज 4 का कैंसर है तो सर्जरी पे ही जाना पड़ेगा या रेडियोथेरेपी पे ही जाना पड़ेगा, कीमो पर ही। क्या जो इम्यून थेरेपी है ये सारे स्टेजेस पर ही काम करती है और कारगर है? सारे स्टेजेस पे काम करती है और कारगर है। मेरे मरीज वो आता है हिंदू फैमिली के हिसाब से जिनको गायदान करा चुके होते हैं, जिनको कह देते हैं घर ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता। अब ये हमने अपनी जो कीमो करनी थी, एक कीमो करी, दूसरी कीमो करी, सब ट्राई कर लिया, अब कुछ नहीं होना, अब तो भाई घर ले जाओ, सेवा करो। हालांकि सेवा करने लायक भी नहीं छोड़ा, घर जाके बादाम काजू भी नहीं खा सकते। और उस हालत में मरीज मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब अब मरता क्या ना करता, मुझे ट्राई करना है, आप देख लो। अब उस हालत में भी
हमने दवाई दी और रिजल्ट ये देखा गया कि वो मरीज 7 साल 8 साल 10-10 साल से जिंदा है, जिसमें डॉक्टर्स हैरान होते हैं कि भाई तुम जिंदा कैसे हो, और जिंदा है तो रिपोर्ट्स कैसे नॉर्मल आ गई। टाटा मेमोरियल ने कहा और टाटा मेमोरियल वाले चौंक गए, अरे आर यू मिस्टर दिनेश, अरे तुम तो कैंसर था ना, अच्छा हाउ कम यू आर अलाइव, मतलब तुम जिंदा कैसे हो। और दूसरा, अरे तुम्हारी तो रिपोर्ट नॉर्मल है, तुम्हें क्या पहले कैंसर नहीं था क्या, ऐसे। सो आई थिंक ये कोई चमत्कार नहीं है, प्योर मेडिकल साइंस है, ऊपर वाला साथ देता है और इलाज सही है, और उसकी मरीज की सोच पॉजिटिव थी, जैसा हमने बोला वैसा उसने खाना खाया और भगवान ने साथ दिया। क्या भारत में निजी तौर पर ही जो इम्यून थेरेपी आप कर रहे हैं, आपके सेंटर्स में हो रही है, ये पॉसिबल है कि सरकार भी इस दिशा में कोई काम कर रही है, इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं? नहीं, सरकार हमेशा साथ देती है, बस ये है कि मैं सरकार से हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि इसको अप्रूवल मिल जाए, इसको एक, अगर ये अप्रूवल मिल गया तो आयुष्मान कार्ड से कई मरीज इसको अपनी जेब से निजी खर्च से नहीं उसको अपना इलाज कराना पड़ेगा, बल्कि आयुष्मान कार्ड से या फिर जो बाकी इंश्योरेंस है उसको कवर करना शुरू कर देगी। ये प्रॉब्लम है कि इस समय भारत में इंश्योरेंस के थ्रू केवल कीमो, रेडिएशन या सर्जरी, या फिर अब क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत ज्यादा सहयोग है कि आयुर्वेद को उन्होंने अलाउ कर रहे हैं, बट ये जो ऑल्टरनेटिव हर्ब बेस्ड ट्रीटमेंट है इसमें अभी भी थोड़ा और सहयोग की जरूरत है, और उसके लिए मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ। और आप कह रहे हैं कि जो हमारी दूसरी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनसे कैंसर का इलाज हो रहा है, उसके मुकाबले इम्यून थेरेपी इतनी महंगी भी नहीं है। नहीं, जो इसका ट्रीटमेंट है वो भी थोड़ा समझा दीजिए आम लोगों के लिए कि वो कैसे। लोग समझते हैं कि कैंसर में ना एक तो इलाज, मतलब एक तो बीमारी से उनको डैमेज होता है, दूसरा महंगा बहुत है, घर बिक जाता है, जमीनें बिक जाती हैं। ऐसा नहीं है। मेरे अगर कोई भी मरीज से, अगर आप रैंडम, आप तो इंटरव्यू करिएगा और बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप कभी आए और मैं आपको सारे मरीजों से मिलवाऊंगा, तो जो बाहर 100-200 मरीज मेरे क्लिनिक के बाहर बैठे रहते हैं, हर मरीज ये कहता है कि मैं किसी का घर नहीं बिकने दिया। एक लेडी आई थी, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने बोला कि डॉक्टर साहब ये बूंदे रख लीजिए काम के, उन्हें उतार के दिए, ये नहीं, कैसी बात कर रहे हो, चाहे पैसे हो नहीं हो, कैंसर से आपको रिस्क वो लेने की जरूरत नहीं है। नहीं है पैसे, कोई बात नहीं, मैं फ्री इलाज करूँगा, नहीं है पैसे, कोई बात नहीं। बट कैंसर से आपका ऐसा नहीं होगा कि आप, देखो जीना मरना ऊपर वाला जाने, मैं ये नहीं कह रहा कि कैंसर, हर कैंसर ठीक हो जाता है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मिले, लंबे आराम तो मिले, लंबे समय तक तो जिए। एक टर्म होता है लॉन्जिविटी, मतलब जितना ऊपर वाले ने उम्र दी है कम से कम अच्छे से जिए, और देख के लगे अरे इसको तो कैंसर नहीं है, वही लॉन्जिविटी होती है। जो आम आदमी में रूटीन में आप कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराते क्योंकि आपको लगता है कि हाँ ठीक तो हूं मैं, तो वो देख के लगे कि हाँ ठीक तो है वो, यही चाहिए। और भगवान ने अगर साथ दिया तो ऐसी रिपोर्ट्स नॉर्मल भी आ जाती है। तो वो लगभग 4 से 5 लाख या 10 लाख के आसपास के ट्रीटमेंट में जैसा मरीज है उसका इलाज संभव है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम मंथली बेसिस पे जो दवाइयां लेते हैं वो इस तरह से करते हैं, इस तरीके से। तो मैंने जो सुना है कि कई बार तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में लोगों को बहुत सारे पैसे कई लाखों लग जाते हैं। उसके बाद फिर इम्यूनोथेरेपी जो वहां पर आई है वो बहुत कॉस्टली सिंथेटिक इम्यूनोथेरेपी है जो कई लाखों में जाती है, तो वो उससे बहुत सस्ता है। इन दवाइयों के बारे में बताइए, क्योंकि अभी कैंसर को लेकर ना जितनी चर्चाएं हैं, अभी कैंसर का एक टीका बन गया है रशिया में, कुछ जगहों पर इस तरह के इलाज शुरू हुए हैं जिनसे वो कह रहे हैं कि हम कैंसर को क्योर कर देते हैं। ये जो दवाइयां हैं इम्यून थेरेपी की, ये कहाँ से आती हैं, किस तरह की दवाएं होती हैं और कैसे काम करती हैं? हर्ब बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, जो प्लांट किंगडम से ये हर्ब्स बनती हैं, जो पेड़ पौधों से बनती हैं, इनको हर्ब्स बोलते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स होती हैं ये। और 169 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग हर्ब्स होती है जिनका कॉम्बिनेशन यूज होता है। ये कॉम्बिनेशन कई शोध के बाद हमने ये निकाला है कि कुछ हर्ब्स ये सेल स्पेसिफिक होती है। ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो आप लंग कैंसर में नहीं दे सकते, लंग कैंसर का ट्रीटमेंट आप लिवर कैंसर में नहीं दे सकते। सेल स्पेसिफिक, बायोप्सी स्पेसिफिक और डिजीज स्पेसिफिक, जो बीमारी है उसके लिए प्लस उसमें क्या सेल है उसके लिए, उस बेसिस पर दवाइयां दी जाती है। बिल्कुल। और उसमें ट्रीटमेंट में जो रिजल्ट देखा गया है उसमें इतना कारगर होता है ये कि ऐसा नहीं होता कि 45 दिन दवाई खाने के बाद किसी ने आके ये कहा डॉक्टर साहब आराम नहीं आया। ये मैं कैमरे में कह रहा हूँ, 45 दिन के बाद आने के बाद किसी ने ये नहीं कहा कि आराम नहीं आया। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है कि
जिस मरीज को छूते हैं वो कम से कम इज्जत रख लेना हमारी, और वो नहीं, मरीज में रिकवरी दिख जाए। अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और हम आशा करते हैं कि ये काम आप भारत में करते रहेंगे। लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए आपके द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। हमारे सारे दर्शक जो इस पॉडकास्ट को देख रहे थे वो इस उम्मीद के साथ इस पॉडकास्ट को हम खत्म कर रहे हैं कि कैंसर का मतलब मौत नहीं है। सही वक्त पर सही इलाज चुनना इस घातक बीमारी को पराजित कर सकता है। जरूरत है आपके अवेयर होने की। डॉक्टर साहब के क्लिनिक से जुड़े जो एड्रेसेस हैं या उनके जो नंबर्स हैं वो हम आपको दे रहे हैं, ताकि अगर आपकी भी कोई इंक्वायरी हो इस संबंध में तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकें और अपने लिए एक बेहतर इलाज भी चुन सकें। इस जरूरी जानकारी और इस पॉडकास्ट पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस पॉडकास्ट में इतना ही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपको भी और आप सभी दर्शकों को भी। नमस्कार। नमस्कार।